डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा बायोलॉजी का छठे नंबर का लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम डीएनए क्या है, डीएनए की संरचना क्या है, डीएनए के प्रकार क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले डीएनए है क्या, इसकी एक सामान्य जानकारी देखेंगे। फिर उसके अंतर्गत पाए जाने वाले विशेष प्रकार के बंधों को देखेंगे, यानी कौन कौन सी बॉन्डिंग है जो एग्जाम में पूछी जाएगी हमसे। इसके बाद में डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल को पढ़ेंगे। ये लास्ट और फाइनल में हम फिर डीएनए की टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए के प्रकार पढ़ेंगे। इस पूरी एक क्लास में हम डीएनए क्या है, डीएनए की संरचना क्या है, वाटसन क्रिक मॉडल क्या है, उनमें पाए जाने वाले बंध के प्रकार, और फिर अंतिम में डीएनए के जो क्या क्या टाइप्स है और किस प्रकार से है वो पूरा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को, अपनी हेडिंग लिखते हैं कि डीएनए क्या है। ठीक है, मतलब आज का जो अपनी हेडिंग है वो डीएनए पे रहेगी। डीएनए आप मेरे साथ ही अपने नोट्स लिखते रहे कि डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीएनए को क्या कहा जाता है? डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो अपन लिख सकते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये आपका डीएनए का नाम है, या डीएनए की फुल फॉर्म भी कह सकते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डीएनए होता है। अब डीएनए है क्या? डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला है, इसे बता सकते हैं, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। कहने का मतलब क्या है? जिस तरह से आपके एथीन, देखो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एथीन और एथीन, मतलब सॉरी ये एथीन है। तो जब ये प्लास्टिक जब बनाया जाता है तो जब पॉलीमर है, एक छोटी इकाई होती है मोनोमर यूनिट। ये मोनोमर यूनिट है, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर यहाँ पे N लिख लेते हैं, तो ये पॉलीथीन हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉलीथीन। इसी तरह डीएनए जब नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं वो पेंटोज शुगर के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा, तो फिर हमें न्यूक्लियोसाइड प्राप्त होते हैं, फिर न्यूक्लियोसाइड जुड़ते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो डाई न्यूक्लियोटाइड, और डाई न्यूक्लियोटाइड के आगे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्राप्त होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं, तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए, आप मेरे साथ लिख रहे, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। अब डीएनए के घटक की बात करते हैं। डीएनए में घटक क्या होता है? डीएनए और आरएनए में डिफरेंस कर सकते हैं हम। तो डीएनए में मुख्य रूप से 3 घटक पाए जाते हैं। डीएनए में मुख्य रूप से 3 घटक पाए जाते हैं, यानी 3 कंपोनेंट होते हैं डीएनए में। देखो, पहला, दूसरा और तीसरा। यहां देखिए पहला कौन सा है, तो अपन बात कर लेते हैं पहले की। तो ये आपका हो जाएगा पेंटोज शुगर की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले पेंटोज शर्करा की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फोस्फेट समूह की या फोस्फेट ग्रुप की, और इसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजनिक क्षारक की। नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोज, शर्करा, फोस्फेट समूह और नाइट्रोजनिक क्षारक। अब देखते हैं, ये जो फोस्फेट समूह होता है ये आधार का निर्माण करता है। क्या करता है? आधार का निर्माण करता है।
अब ये नाइट्रोजनिक क्षारक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। जो आपके नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। हम पेंटोज शुगर की भी बात कर लेते हैं। देखो यहां पेंटोज शुगर की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये आपका हो जाएगा, देखो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे H और OH, यहाँ पे H और OH, इसके बाद में यहाँ पे भी H और OH जनरली देखो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका H। इस स्ट्रक्चर को देखना, नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये आपका 5वां कार्बन। तो ये जो पेंटोज शुगर होती है ये 5 कार्बन युक्त तो होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो आपकी 5 कार्बन युक्त, 5 कार्बन युक्त क्या हो जाती है? ये आपकी पेंटोज शुगर होगी। देखें ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा और ये 5वां, यानी ये पेंटोज है वो 5 कार्बन युक्त है। अब इस पेंटोज शुगर पे थोड़ा और डीप जाए तो हमें OH की स्थिति के हिसाब से हम RNA और DNA को डिफाइन कर सकते हैं। देखो कई जगह या किसी ने आपको बताया होगा कि जो 5वां कार्बन है उस पे लगे हुए OH तथा H के हिसाब से हम DNA और RNA की पोजीशन को बता सकते हैं, या DNA है या RNA, क्योंकि पेंटोज श्रृंखला तो RNA की भी अंदर होती है और DNA के अंदर भी होती है। तो यहाँ देखिए मैं आपको यहाँ अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपको बार बार इसका कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो इस चीज को अगर थोड़ा मैं बड़ा लिख लूं, अगर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, OH समूह है, यहाँ पे OH समूह है तो वो RNA होगा। क्या हो जाएगा? RNA। और यदि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वो DNA होगा। यानी पेंटोज शुगर के, यानी यहाँ देखना, देखो पेंटोज शुगर के दूसरे नंबर के कार्बन पे यदि OH समूह जुड़ा हुआ है तो वो RNA होगा। क्या हो जाएगा? RNA। पेंटोज शुगर के दूसरे कार्बन पे यदि हाइड्रोजन समूह H जुड़ा हुआ है तो वो आपका DNA होगा। ये इतना डिफरेंस हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो पेंटोज शुगर आपका पहला पॉइंट हो गया। देखो DNA न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या है ये हम जब बंद पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसके बाद DNA में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। पेंटोज शुगर 5 कार्बन युक्त, 1 2 3 4 5 5 कार्बन बता दिए। इसके बाद यदि दूसरे कार्बन पे OH हुआ तो RNA होगा और H होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका DNA होगा। इसके बाद फॉस्फेट समूह की बात करें हैं तो आधार का निर्माण करता है। क्या करता है? आधार का निर्माण। और जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब कौन कौन से है उसको देखते हैं अपन। देखो पहला है आपका, वो हो जाएगा प्यूरिन्स। क्या हो जाएगा? प्यूरिन्स। पहला है आपका प्यूरिन्स है। तो प्यूरिन्स में भी 2 टाइप है। आपका है ग्वानिन और दूसरा रह जाएगा आपका ग्वानिन और पिरिमिडिन। सॉरी, या पिरिमिडिन तो यहां पे आएगा। आपका दूसरा है नाइट्रोजनिक क्षार 2 होते हैं। ग्वानिन इसमें हम लिख सकते हैं, एक मिनट इसको एक बार लिख लेता हूं। तो ये आपका हो जाएगा साइटोसिन। और इसमें जो दूसरा रहेगा वो आपका हो जाएगा थाइमिन। तो ग्वानिन, एडेनिन, तो यहां पे आ जाएगा आपका एडेनिन। तो प्यूरिन्स 2 होते हैं, ग्वानिन और दूसरा कौन सा है? एडिनिन। ये एडिनिन। और पिरिमिडिन्स 2 होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन और थाइमिन हम DNA की बात करते हैं। यदि पिरिमिडिन्स तो 3 होते हैं। अगर यहां पे देखें DNA में थाइमिन होता है, RNA में थाइमिन की जगह प्यूरिन्स होता है।
आरएनए में थाइमीन्स की जगह क्या होता है, प्यूरिन्स होता है। तो यहां लिख सकते हैं आरएनए में थाइमीन की जगह क्या होता है आपका, यूरेसिल होता है। थाइमीन की जगह आपका यूरेसिल होता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। और जो प्यूरिन्स होती है ये आपकी 2 वलय वाली होती है, ठीक है। प्यूरिन्स है वो आपकी 2 वलय है। प्यूरिन्स 2 वलय वाली होती है और ये 1 वलय होती है, एक हेक्सा वलय। तो इस पॉइंट को भी नोट करना, क्योंकि यहां से ग्वानिन प्यूरिन है, ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज होगी, ये नहीं के बराबर पूछी जाती है हमें। अब मैं कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ ये बता दो। देखो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, बिल्कुल सामान्य बात है, 3 घटक के सब जानते हैं। पेंटोज जो शुगर है इसको आप अच्छे से देखना, 5 कार्बन युक्त होती है, ये स्ट्रक्चर याद रखना। दूसरे कार्बन पे OH है तो RNA और H है तो DNA, हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी इसमें। इसके बाद में हम प्यूरिन से वो 2 वलय होती है, प्यूरिन्स में 2 वलय होती है और पिरिमिडिन्स में 1 हेक्सा वलय होती है। ये चीजें हमें याद रखनी है। तो ये डीएनए की एक जो सामान्य मतलब क्या क्या होता है, संगठन क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया। अब हम डीएनए में पाए जाने वाले आपके ग्लाइकोसाइडिक बंध है, फिर न्यूक्लियोसाइड क्या, न्यूक्लियोटाइड क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध क्या है, उन बंध को पढ़ते हैं। एक बार इसको आप कंप्लीट उतार लिए, इसके बाद में हम उन बंध की बात करते हैं। इसको उतारिए आप। जैसा कि हमने अब डीएनए की जो सामान्य जानकारी थी उसको पूरा पढ़ लिया है, यानी उसमें कौन कौन सी नाइट्रोजनिक क्षार होती है, पेंटोज शुगर क्या होती है, OH तथा H के मतलब उनकी पोजीशन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि आरएनए कौन सा है और डीएनए कौन सा है। अब हम बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट बंध की, जो ऐसी कुछ बॉन्डिंग है जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर बनती है उसमें पाई जाती है। और वो बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ना कि लैब असिस्टेंट में, यहाँ तक कि 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है कि मतलब जिस तरह से एक N2 बेस है, जब नाइट्रोजनी बेस है वो आपका शुगर से, या फिर फॉस्फेट ग्रुप है वो शुगर से, इस तरह से आपस में कंबाइन होते हैं, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उन बॉन्ड का नाम क्या है। ये 3-4 जो बॉन्ड है मैंने पूरे बॉन्ड लिख लिए हैं जो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब देखिए कौन कौन से बॉन्ड है इनकी बात कर लेते हैं अपन। नाइट्रोजनिक क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा, इस बॉन्ड को याद रखना, कौन सा बॉन्ड है, नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा पेंटोज शुगर से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अब जिस तरह से यानी सबसे पहले नाइट्रोजनी बेस होंगे वो नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध, तो हमें पूछ सकता है कि जो पेंटोज शुगर है आपकी, पेंटोज शर्करा है, तो उससे जब नाइट्रोजनी जो बेस होते हैं N2 बेस, ठीक है, कौन से N2 जो बेस होते हैं, N2 जो क्षारक होते हैं वो जुड़ता है तो कौन से बंध के द्वारा, तो वो होते हैं नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध। इस बंध का नाम हमें याद रखना है। देन इसके बाद में जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। अब हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। जिस तरह से डीऑक्सीराइबोस प्लस यदि एडिनिन बना तो डीऑक्सी एडिनोसिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जिस तरह से देखो, हम इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ देखना, चलो इसके यहाँ एग्जांपल में लिखवा लेता हूँ आपको, किसके, जिस तरह से डीऑक्सीराइबो लिख रहा हूँ मैं, डीऑक्सीराइबोस प्लस एडिनिन अगर लिखूं, प्लस अगर मैं एडिनिन का लिखता हूं, ठीक है, तो अब मतलब नाइट्रोजनिक क्षार जुड़ा किससे, पेंटोज शर्करा से, तो कौन से, डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाएगी। जब डीऑक्सीराइबोस शुगर से एडिनिन जुड़ा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, ये बनेगा डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन,
राइबोज एडिनोसिन। तो ये डीऑक्सी राइबोज एडिनोसिन ये आपका क्या है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियोसाइड है। इसी तरह हम दूसरा अगर डीऑक्सी राइबोज प्लस ग्वानिन करते हैं तो डीऑक्सी राइबोज ग्वानिनोसिन हो जाएगा। फिर अगर हम ले लेते हैं आपका, जिस तरह से यहाँ हमने देखो थाइमिडिक लिए हैं तो डीऑक्सी राइबोज प्लस थाइमिन लेते हैं तो वो डीऑक्सी राइबोज थाइमिडिन का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, आपकी न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो पहला पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि नाइट्रोजनी जो बेस होते हैं आपके, जो एडिनिन ग्वामिन थाइमिन है, ये नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा पेंटोज शुगर से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। इसके बाद में देखना दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट ये न्यूक्लियोसाइड यानी ये वाले, ये 4 प्रकार के होते हैं ना, ये 1 2 3 4, जब ये 4 होते हैं फास्फोरिक एसिड के अणु से क्रिया करके, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके अणु से क्रिया करके डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब याद रखना क्या बनाया है, न्यूक्लियोसाइड से पहले नाइट्रोजनी बेस थे, जुड़े पेंटोज शुगर से न्यूक्लियोसाइड बनाया। अब न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक एसिड के ग्रुप से जुड़ा तो क्या बना, न्यूक्लियोटाइड बना। क्या बना, न्यूक्लियोटाइड बना। अब न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। अब 2 न्यूक्लियोटाइड 3 days to 5 days फास्फोडाइएस्टर बंध, ये बॉन्ड पूछा गया है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, इसको इंपॉर्टेंट कर ले, द्वारा जोड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। यानी जो अब जो 2 न्यूक्लियोटाइड हैं वो क्या करेंगे, फास्फोरिक एसिड से मतलब क्रिया कर रहे हैं तो फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब एक फास्फोरस बंध था, अब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं, कौन से 3 days to 5 days सिरे से, तो ये क्या हो जाएगा, फास्फोडाइएस्टर बंध होगा। क्या हो जाएगा, फास्फोडाइएस्टर बंध होगा। तो यहाँ देखिए फास्फोडाइएस्टर बंध, ये इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। किसका, डाई न्यूक्लियोटाइड का। इस तरह कई न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं या एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देख रहा, अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ, इसको ध्यान, आपने 12th की क्लास में पॉलीथीन के निर्माण पढ़ा होगा। देखो ये आपकी होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं एथीन। क्या कहा जाता है, एथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन होती है। जब हमें प्लास्टिक की थैली बनानी है, प्लास्टिक की कोई चीज़ बनानी है, तो यानी इसका हम क्या करेंगे, बहुलीकरण, ठीक है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ हम लगा देंगे N, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, कौन सी, एथीन की। तो ये सेम इसके हिसाब से काम कर रहा है। अब सबसे पहले कौन जुड़ा, न्यूक्लियोसाइड यानी ये वाली, फिर डाई, फिर ये 2 हुए, अगर ये 2 जुड़ेंगे तो डाई न्यूक्लियोसाइड, फिर डाई न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से आगे बनता जाएगा। और एन लगा दिया यानी बहुत सारे एथीन जुड़ गए। इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे या डाई न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। यानी एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होगा। तो अगर हमसे ये पूछे कि डीएनए की मोनोमर यूनिट क्या है स्टार्टिंग वाली, तो आपकी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोसाइड। अगर ऑप्शन में न्यूक्लियोसाइड नहीं है तो हमें न्यूक्लियोटाइड करना है। डीएनए की मोनोमर यूनिट जो इसकी बेस यूनिट होती है वो आपकी क्या है, तो वो आपकी रहेगी कौन सी, वो रहेगी न्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड रहेगी। ये आप इसको भी अंडरलाइन कर लेना है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं डीएनए में 4 प्रकार के डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। कितने होते हैं, डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद में देखो अगर देखे जाए तो न्यूक्लियोटाइड पूछे तो न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के। अगर न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल पूछे तो डीऑक्सीराइबोज प्लस में क्या कर देना है, 4 नाइट्रोजनी बेस को हमें लिख देना है। जिसमें एडिनिन लिखा तो एडिनोसिन हो गया, अगर ग्वानिन लिखता है तो ग्वानिनोसिन हो जाता, फिर थाइमिन लिखता तो थाइमिडिक हो जाता। इस तरह से हमने चारों यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड लिख सकते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड 3 days 5 days कौन सा बंद है,
फास्फोडाइएस्टर बंध, कौन सा बंध हो जाएगा आपका, फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और इस तरह ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉली न्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, तो ये 4 पे हैं। देखो पहला देखना डीऑक्सी एडेनिक अम्ल, कौन सा है, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड है या अम्ल है। और इसी तरह मतलब क्या है, इसमें डीऑक्सी हमने क्या जोड़ दिया, एडेनिन जोड़ा, तो क्या बन गया एडेनिलिक। और डीऑक्सी प्लस थाइमिन जोड़ा तो डीऑक्सी थाइमिडिक एसिड बन गया। और डीऑक्सी साइटोसिन जोड़ा तो साइटिडिलिक अम्ल बन गया। और इसके बाद में डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड बन गया। तो ये जितने भी प्रकार के जो बॉन्ड थे, ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले जो बॉन्ड थे, ये हमने पूरे के पूरे पढ़ लिए हैं। इसमें मैंने वापस बताया, नाइट्रोजनिक बेस होता है वो नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके बाद में ये जो फास्फोडाइएस्टर बंध है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस तरह ये न्यूक्लियोटाइड आपस में बनते हैं, ये आपको याद रखना है। 4 तो न्यूक्लियोसाइड होते हैं और 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड और 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड। हमें बस थाइमिन है, ग्वानिन है, यूरेसिन को नहीं जोड़ना है, क्योंकि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसमें थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, आपका यूरेसिन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने डीएनए की जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड थे, बॉन्डिंग होती है, उसको पढ़ा। अब हम आते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर की, जो आपकी वाटसन और क्रिक मॉडल है उसकी बात कर लें। उस पूरे मॉडल को हम बोर्ड पे कंप्लीटली लिख लेंगे, यानी पहले इसका हेलिक्स वाली स्ट्रक्चर बना लेंगे, सारे पॉइंट है वो एक साइड में लिख लेंगे, यानी जितनी पॉसिबिलिटी हो सके उन सारे पॉइंट को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन स्ट्रक्चर को इतना डीप से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन मतलब अगर कहीं से बने तो सारी चीज़ें हम हमारे जो नोट्स बन रहे हैं उनको पूरा का पूरा कवर जरूर करेंगे। आनुवांशिक कोड से जरूर क्वेश्चन आपका बना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डीएनए और टाइप्स ऑफ आरएनए से भी क्वेश्चन बनाओ, टाइप्स ऑफ आरएनए से क्वेश्चन बन चुका है। तो हम जब जो नेक्स्ट क्लास जिसमें भी पढ़ेंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ अपन क्या आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आरएनए की स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, ठीक है, उसमें हम टाइप्स ऑफ आरएनए को लेके चलेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम किसकी, तो आनुवंशिक कोड, आनुवंशिक कोडोन क्या है, कौन सा किसको प्रतिस्थापित करता है या कौन किसको प्रदर्शित करता है, क्या चीज़ है, वो हमने बहुत ही ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। तो डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के बाद में हमारी क्लास जो रहेगी वो आनुवंशिक कोड पे रहेगी। आधे घंटे की क्लास रहेगी केवल, तो उसमें हम केवल और केवल आनुवंशिक कोड के बारे में ही देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं और किसको क्या प्रतिस्थापित करता है, क्योंकि लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आनुवंशिक कोड से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जबकि सिलेबस में मेंशन नहीं है कि आनुवंशिक कोड, जबकि डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर लिखी हुई, इसलिए आनुवंशिक कोड के बारे में वो हमसे पूछ सकता है। इसको उतार लिए। इसके बाद हम डीएनए की जो वाटसन और क्रिक मॉडल है उसके बारे में पढ़ते हैं। डीएनए के जो इम्पोर्टेंट बंध थे उनको हमने पढ़ लिया। नाइट्रोजनिक क्षार क्या होती है, पेंटोस शुगर क्या है, वो सारे सामान्य जानकारी तो हमने पढ़ ली है। अब हम आते हैं वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था, जिसे वाटसन एंड क्रिक का मॉडल कहा जाता है। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है या त्रिविम मॉडल है। इस मॉडल की संपूर्ण जानकारी इस बोर्ड पे मैंने लिखी है। देखो पहले पूरा डबल हेलिक्स मॉडल बनाया है, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे लिखे हैं, और इसमें से जो पॉइंट हमें और लिखने हैं वो सारे पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। तो अब देखें, आज की जो अपने हेडिंग है वो डीएनए एंड वाटसन का क्रिक मॉडल है। क्या हो जाएगा, डीएनए एंड वाटसन का जो क्रिक मॉडल है। ये मॉडल दिया कब था, तो ये 1953 के अंतर्गत दिया गया था। कब दिया था, 1953 में, 1953 के अंतर्गत ये मॉडल दिया गया था। अब पहले इस मॉडल को समझ लेते हैं, इसके बाद इन पॉइंटों को समझेंगे। देखो ये इसका 3 डेज सिरा है और ये इसका 5 डेज सिरा है। 3 डेज और 5 डेज सिरे हमेशा एक दूसरे के प्रति समांतर एंटी पैरेलल उपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं, प्रति समांतर या एंटी पैरेलल उपस्थित होते हैं। ये डबल हेलिक्स मॉडल है। देखो एक रज्जुक ये रहा और एक रज्जुक ये रहा, अर्थात इसको द्विरज्जुक मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विरज्जुक मॉडल। यहाँ पे आपका एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन है, यानी
एडेनिन और थाइमिन जुड़े रहते हैं। कैसे रहते हैं? एडेनिन और थाइमिन जुड़े रहते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन जुड़े रहते हैं। कौन जुड़ा रहता है? साइटोसिन और ग्वामिन। तो देखो, ये ग्वानिन और ये साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन होते हैं वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? एडेनिन और थाइमिन होते हैं वो डबल बॉन्ड का, लेकिन उनके मध्य कौन सा हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन बंध होता है? ग्वानिन और साइटोसिन, या साइटोसिन और ग्वानिन कौन सा हाइड्रोजन बंध होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितने? 3 बंध होते हैं। इसके बाद थाइमिन, एडिसिन। तो ये देखो, ये पूरा एक कुंडलन कहलाता है। देखो, एक ये हेलिक्स, एक ये और ये डीएनए का पूरा एक कुंडलन कहलाता है। क्या कहलाता है? डीएनए का पूरा एक कुंडलन कहलाता है। ये चीज को याद रखना, ये वाला जो भाग हो जाएगा इसका, ये डीएनए का पूरा एक कुंडलन कहलाता है। एक कुंडलन, इसकी लंबाई कितनी है? तो 34 एंगस्ट्रॉन है। कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉन। देखो, हम टाइप्स ऑफ जब डीएनए पढ़ेंगे तो ये लंबाई अलग अलग हो सकती है। किसमें 31 हो सकती है, जैसे जेड डीएनए की तो 69 एंगस्ट्रॉन तक पहुंच जाती है, किसी की 31 हो सकती है, किसी की 32, तो वो अलग अलग होगी। लेकिन एक सामान्य डीएनए की कितनी एंगस्ट्रॉन होती है? एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन। इसके बाद थाइमिन और आपके देखो, थाइमिन और ये है एडेनिन और साइटोसिन और ग्वानिन। तो इनके जो बॉन्ड, यानी इनकी जो बीच की जो दूरी है, 2 नाइट्रोजनिक क्षार के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 2 नाइट्रोजनिक क्षार के जो बीच की दूरी होती है वो आपके 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। ये हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं कुंडलन। देखो, ये वाला भाग, ये और ये इतना जो बयां कहता है, ये डीएनए के कुंडलन का व्यास कहलाता है। ठीक है, ये पूरा कुंडलन है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 20 एंगस्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 20 एंगस्ट्रॉन। तो यहां देखिए, एक अपन इसकी बात करते हैं कि इसका व्यास कितना है। तो इसका व्यास है आपका, इसका व्यास जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 एंगस्ट्रॉन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉन है। इसको मॉडल को एक बार वापस देखते हैं। देखो, ये 3 सिरा और 5 सिरा एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। डबल हेलिक्स है, द्विरज्जुक मॉडल है। एक यहाँ से यहाँ तक इसका एक कुंडलन कहलाता है। इस एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और 2 नाइट्रोजनिक क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। ये और ये, यानी 5 और 3 या फिर 3 और 5 जो ये व्यास है, यानी एक कुंडलन का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना? 20। इसके बाद एक कुंडलन में कितने नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं? तो एक कुंडलन में, यानी प्रत्येक डीएनए के प्रत्येक एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ये हमने पूरा मॉडल समझ लिया। अब हम आते हैं इनके पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। इनको पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। देखो, पहला पॉइंट है आपका कि डीएनए के दोहरे कुंडलन त्रिविम मॉडल का वर्णन वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया था। ये एक सामान्य बात है, सभी जानते हैं कि डीएनए के दोहरे कुंडलन त्रिविम मॉडल का वर्णन वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। लेकिन हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है? या हमें ध्यान रखना है आपका ये वाली चीज। इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका त्रिविम मॉडल है। ये कौन सा मॉडल है? ये है आपका त्रिविम मॉडल। ये चीज को हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, अर्थात 2 सूत्रों से बना होता है। अर्थात ये क्या है? 2 सूत्रों से बना। इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। डीएनए कितने सूत्रों से बना हुआ है? तो डीएनए 2 सूत्रों से बना हुआ है। एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं। देखो, पहला पॉइंट, डीएनए के दोहरे कुंडलन त्रिविम मॉडल का वर्णन वाटसन और क्रिक ने किया। कब? 1953 के अंतर्गत किया गया था। इसके बाद डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। एक तो ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, मैंने आपको इससे पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, वो सारी चीजें बताई। और दूसरी ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? 2 सूत्रों से बना है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं सर्पिल रूप से कुंडलित होती है और ये दोनों क्या होती है? प्रति समानांतर होती है। क्या होती है? प्रति समांतर, एंटी पैरेलल होती है। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
ये होते हैं आपके प्रति समांतर। कैसी होती है? प्रति समांतर। एग्जाम में हमसे ये पूछा जा सकता है कि डीएनए के जो 5' और 3' सिरे होते हैं, या दोनों जो रज्जुक होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? समानांतर होते हैं, प्रति समानांतर होते हैं, या फिर इनमें से ये दोनों हो सकते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है ये होते हैं प्रति समानांतर, एक दूसरे के एंटी पैरेलल उपस्थित होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल उपस्थित होते हैं। तो इस पॉइंट को हम इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। देखो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं सर्पिल रूप से कुंडलित होती है और ये दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर एंटी पैरेलल दिशा में होती है। अब बात करते हैं अपन चौथे पॉइंट की कि चौथा पॉइंट क्या है आपका? डीएनए एक श्रृंखला में 5' ये बॉन्ड जो है ना 5' मतलब 3' 5', तो ये जो बॉन्डिंग है अपने, ये बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फास्फोडाइएस्टर बंध, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। सुगर फास्फेट उसके किनारों पे होती है, नाइट्रोजनिक क्षारक भीतरी भाग में होता है और प्रत्येक कुंडलन में 10 N2 क्षारक होते हैं। कितने होते हैं? 10 N2 क्षारक होते हैं। यहाँ देखिए, इन सभी चीजों को आप अच्छे से नोट कर लें। साथ ही हाँ, अब इसको पूरा वापिस समझ लेते हैं। देखिए 3' 5' सिरा एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। इसके बाद में हम एडेनिन और थाइमिन जुड़े रहते हैं 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं, वो 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये इसका एक कुंडलन कहलाता है। एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन है, अलग अलग डीएनए में अलग अलग होती है। एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन, इनके जो 2 क्षारक के बीच की जो दूरी होती है वो 34 नहीं, ये 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। ये डीएनए का कुंडलन कहलाता है। ये वाला भाग, ये इनके बीच की जो दूरी है, ये डीएनए का कुंडलन का व्यास कहलाता है, जो कि 20 एंगस्ट्रॉन होगा। डीएनए और वाटसन, डीएनए के दोहरे कुंडलन त्रिविम मॉडल का वर्णन वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, अर्थात डीएनए 2 सूत्र से होता है, मतलब 2 सूत्र से बना होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं सर्पिल रूप से कुंडलित होती है और ये दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर एंटी पैरेलल होती है। डीएनए एक श्रृंखला में कौन सा बंध है? फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। कौन सा? फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। और सुगर और जो फॉस्फेट होता है, यानी जो नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं वो तो बीच में होते हैं, नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं वो बीच में होते हैं, लेकिन जो फॉस्फेट और सुगर होते हैं वो नियमित रूप से इनके किनारों पे उपस्थित होते हैं। फॉस्फेट और जो सुगर होती है वो नियमित रूप से इनके किनारों पे उपस्थित होती है और नाइट्रोजनिक क्षार बीच वाले भाग में होती है। इसके बाद देखें, प्रत्येक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं। कितने होते हैं आपके? 10 नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं। तो ये हमारे लिए देखो, अलग अलग डीएनए में जो नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं, किसी में 12 हो जाते हैं, किसी में 8 भी हो जाते हैं, तो किसी में 9 है और किसी में 10 है। अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। और सबसे ज़्यादा अगर हर चीज़ पूछी जाए तो वो जेड डीएनए में हर चीज़ ज़्यादा है। एंगस्ट्रॉन, ये 34 एंगस्ट्रॉन की जगह 69 एंगस्ट्रॉन हो जाता है। प्रत्येक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनिक क्षार है, वहाँ उस पर 12 हो जाते हैं। तो जेड डीएनए में काफ़ी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो हाँ, इसके बाद में हम और क्या पॉइंट लिख सकते हैं? देखो यहाँ देखें, हम 5 पॉइंट तो लिख लिए, आप ये 5 पॉइंट उतार लें। ठीक है। अब हम छठा पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। छठा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि आपके इस तरह से लिख सकते हैं कि एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो छठा पॉइंट आप मेरे साथ ही नोट कीजिए कि एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, या फिर हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, जो कि कौन सा? डबल बॉन्डेड होता है। इसके बाद बात करें 7वां पॉइंट, इसी तरह हम छोटे छोटे पॉइंट में लिखते हैं इसको। अपन 7वां पॉइंट भी इसको आप लिख सकते हो इसी तरह कि ग्वानिन और जो साइटोसिन होता है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, लेकिन कितने? ट्रिपल हाइड्रोजन। तो ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं,
ये अपना कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये अपना 7वां पॉइंट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन किसके, 8वें पॉइंट की। अपन 8वें पॉइंट की बात करते हैं तो जो 8वां पॉइंट रहेगा तो डीएनए के एक कुंडलन की कुल लंबाई, डीएनए के एक कुंडलन की कुल लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। डीएनए के एक कुंडलन की जो कुल लंबाई होती है वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 34 एंगस्ट्रॉन होगी। ये आपका 8वां पॉइंट हो गया। इसके बाद में हम 9वां पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 9वां पॉइंट हो जाएगा। इस 9वें पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि डीएनए के एक कुंडलन का व्यास कितना होता है। तो डीएनए के एक कुंडलन का जो व्यास होता है वो आपका होता है 20 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन। छठा पॉइंट वापस रिवाइज कर रहा हूँ कि एडेनिन और थाइमिन होते हैं, 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। 7वां पॉइंट है साइटोसिन और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। 8वां पॉइंट है कि एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। 9वां पॉइंट है कि डीएनए के कुंडलन का व्यास, डीएनए के जो कुंडलन का व्यास होता है वो आपका 20 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना, 20 एंगस्ट्रॉन। इसके बाद में हम 10वां पॉइंट और लिख सकते हैं। इसके बाद में हम एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि 2 नाइट्रोजनी क्षारक के बीच की दूरी, 2 नाइट्रोजनी क्षारक के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। क्या होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। इसके बाद अब देखें, इसको मैं एक बार पूरा देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो डीएनए का कुंडलन का व्यास ये हो गया। हमने टोटल 10 पॉइंट लिखे। 10वां पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि 2 नाइट्रोजनिक क्षारक के बीच की दूरी इतनी होती है। देखो पहला पॉइंट, डीएनए के कुंडलन त्रिविम मॉडल का वर्णन वाटसन क्रिक ने किया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, 2 सूत्र से डबल हेलिक्स से बना होता है। डीएनए की 2 श्रृंखलाएं सर्पिल रूप से प्रति समानांतर याद करना है। डीएनए एक श्रृंखला में फॉस्फेट डाइएस्टर, इसका प्रत्येक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं। प्रत्येक एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं या 10 नाइट्रोजनिक बेस होते हैं। तो अब देखिए इसमें ये चारों पॉइंट, ये पांचों पॉइंट आप नोट करिए, ठीक है। यहाँ पे ये त्रिविम मॉडल नोट करना है हमें, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड अंडरलाइन करना, 2 सूत्र, इसके बाद में एंटी पैरेलल। इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट करें, हमें एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद में ये तो बंद मैंने सारे बता दिए। हमें अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें सारे बॉन्ड याद रखने हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन डीप से पूछेगा तो वो बॉन्ड से ही पूछेगा, क्योंकि ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। एक तो ये चीजें पूछ सकता है और हमें बॉन्ड से पूछेगा। इसके बाद वाटसन क्रिक मॉडल किसने दिया, ये तो पूछने से रहा, ठीक है। ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, वाटसन क्रिक सब जानते हैं। इसके बाद ये 10 नाइट्रोजनिक क्षार, इस पॉइंट को भी नोट करें। अब बात कर लेते हैं इसकी, एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितनी, मतलब कितना डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, ये डबल बॉन्ड होता है इसके बीच में। इसके बाद ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इनकी जो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन या 3.4 nm होती है, और ये पूरा एक कुंडलन कहलाता है। तो एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन है, और डीएनए की कुंडलन का जो व्यास है वो है 20 एंगस्ट्रॉन। कितना है, 20 एंगस्ट्रॉन। तो जो आपका छठा नंबर का पॉइंट होगा, अब मैं ये पॉइंट लिखवा रहा हूं, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट हमें लिखना है कि एक कुंडलन की लंबाई, डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। आप मैं जैसे बोल रहा हूं ऐसे लिखें, डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन 34 एंगस्ट्रॉन होती है। ये आपका छठा पॉइंट हो गया। इसके बाद में हम 7वां पॉइंट लिखना है। जो आपका 7वां पॉइंट होगा वो होगा, डीएनए में एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है, और थाइमिन और एडेनिन मतलब क्या है, एडेनिन और थाइमिन जुड़े रहते हैं, और वो 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। डीएनए में एडेनिन और थाइमिन आपस में 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये आपका 7वां पॉइंट हो गया, एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके बाद में हम 8वां पॉइंट बने, छोटे छोटे पॉइंट बना के याद करना है। हम 8वां पॉइंट लिख सकते हैं कि डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन या साइटोसिन और ग्वानिन
तीन हाइड्रोजन बंध के द्वारा या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह से हमने 8 पॉइंट लिख लिए। इसके बाद में हम 9वां पॉइंट, देखो छठा पॉइंट बता दिया, एक कुंडलन का व्यास यानी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। 8वां बता दिया आपको, एडेनिन थाइमिन के बीच में इतनी दूरी होती है। और जो 8वां पॉइंट बताया वो है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम या 3.4 nm इनकी मतलब की बीच की दूरी होती है या बॉन्ड लेंथ होती है। इसके बाद में आप 9th नंबर का पॉइंट लिखें। जो 9वां पॉइंट हो जाएगा वो हम लिख सकते हैं कि डीएनए के एक कुंडलन का व्यास, डीएनए के एक कुंडलन का व्यास कितना होता है, वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए के एक कुंडलन का व्यास कितना होता है, वो आपका 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इस प्रकार हमने डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल संपूर्ण जानकारी जितना था उतनी सारी चीजें हमने लिख ली। हमने 9-10 पॉइंट लिखे हैं, तो ये अपने लिए काफी होगा। इसके बाद में हम आएंगे टाइप्स ऑफ डीएनए पे। मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ आरएनए पे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, टीआरएनए है, एमआरएनए है, तो वहां से तो सी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए और डीएनए का कुंडलन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। डीएनए का वॉटसन और क्रिक मॉडल हमने जो था वो पूरा पढ़ लिया है। जो इसके बाद में उनमें जो सामान्य जानकारी थी वो भी हमने देख ली थी। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ डीएनए में डीएनए के प्रकार, ठीक है। जिस तरह से हमने वॉटसन और क्रिक मॉडल में उनका व्यास, उनकी चौड़ाई क्या है और दो क्षार युग्मकों के बीच की जो 3.4 एंगस्ट्रॉम यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम जो लंबाई थी यानी बीच की जो चौड़ाई थी, वो हमने सारी चीज़ें देखी थी। वही पॉइंट हमें इसमें भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर मैंने इसके पूरे फ्लो चार्ट में इसलिए ले आया हूँ, अगर हम जिस तरह से ए डीएनए हेडिंग लिखते हैं, ठीक है, ए डीएनए हेडिंग लिखते तो उसमें ये लिखते कि जो मतलब प्रति समांतर थे, दक्षिणावर्त थे, फिर इसके बाद में जो व्यास था या चूड़ी का जो अंतराल था व्यास वो 28 एंगस्ट्रॉम था, सॉरी जो एक चूड़ी का 34 एंगस्ट्रॉम था। इस तरह से सारी चीजें हम लिखते। इससे अच्छा मैंने पूरे फ्लो चार्ट में सभी प्रकार के डीएनए को ले आया हूँ और कहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है वो हम सारी चीजें देख लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ देख लेना आप इन सारी चीजों को। लक्षण यानी हमने पढ़ा था व्यास, उनके बीच की दूरी क्या होती है, एक पूरा कुंडलन क्या होता है, उसका क्या व्यास होता है, और दो क्षार युग्मकों के बीच में, और फॉस्फेट और जो शुगर होती है वो कहाँ पे होती है, ये इसके लक्षण हैं। जिस तरह से कुंडलन हो गया, चौड़ी अंतराली पीच यानी एक कुंडलन पूरा, ठीक है। इसके बाद क्षार युग्म बेस पेयर क्या है, व्यास क्या है, उसके डायमीटर क्या है, दो क्षार के बीच की दूरी क्या यानी डिस्टेंस क्या है, और फॉस्फेट और जो आपका शुगर है उनका स्वरूप क्या है, कौन सी जगह है, या फिर वो नियमित है नहीं या रेगुलर है कि नहीं, वो सारी चीजें इसके लक्षण हो गए। कितने प्रकार के डीएनए होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। 1 2 3 4 5 यानी जनरली ये 5 टाइप के होते हैं। लेकिन देखो एक और होता है संरचना के आधार पे पोषित डीएनए, आनुवांशिक डीएनए, इसके बाद रेखीय डीएनए, वृत्ताकार डीएनए, वो हमें जनरली नहीं पढ़ना, उससे बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं। हमें ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए इनको अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं अगर वॉटसन क्रिक मॉडल से नहीं बना तो कहीं ना कहीं इससे बनेगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जिस तरह से लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम, व्यास होता है 20 और 3.4 एंगस्ट्रॉम दो क्षार के युग्मों के बीच की दूरी होती है, वो सारी चीजें हमें पता है। लेकिन हमें बी डीएनए के बारे में पूछ लिया या फिर सी डीएनए के बारे में पूछ लिया या फिर ए डीएनए के बारे में पूछ लिया तो वो क्वेश्चन बीच से उठा सकता है। तो आइए देखते हैं हम टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में। देखो लक्षण, कुंडलन, हम ए डीएनए की बात कर लेते हैं। तो ए डीएनए को पूरा एक लाइन में लिखा हुआ देखें। ए डीएनए का जो कुंडलन होता है दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, जो और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। जो इस प्रकार का जो इसका कुंडलन था वो कैसा था, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज था। पहला पॉइंट हो गया आपका। इसके बाद चूड़ी अंतराल यानी जो एक पूरा कुंडलन बन रहा था उसको चूड़ी अंतराल बोला गया था। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि ए डीएनए के बीच में एक कुंडलन जो पूरा बन रहा था या फिर जो एक चूड़ी अंतराल जो पिच था उसकी लंबाई बताइए, तो 28 nm या 28 एंगस्ट्रॉम। तो चूड़ी अंतराल या पिच का मतलब क्या होता है,
इसके जो पूरा एक कुंडल इस टाइप से बनाया था ना, यहाँ देखो ये इस टाइप से पूरा एक कुंडलन बनाया था हमने, तो इसके जो पूरी कितनी थी 34 एंगस्ट्रॉम थी, तो इसके कितनी हो जाएगी, तो इसके जो होगी वो आपकी होगी 28 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी 28 एंगस्ट्रॉम। क्षार युग्म या बेस पेयर, तो सामान्य जो एक कुंडलन होता है उसमें कितने होते हैं, तो उस एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं, लेकिन इसमें कितने हैं 11 बेस पेयर है, 11 नाइट्रोजनिक क्षार है। हमारा थर्ड पॉइंट हो गया व्यास या डायमीटर। तो सामान्य डीएमएनए वॉटसन क्रिक मॉडल में हमने पढ़ा था व्यास कितना था 20 एंगस्ट्रॉम का, कितना था, यानी ये देखिए यहाँ पे 3 डेज सिरा था, यहाँ पे 5 डेज सिरा था, ये इस तरह से कुंडलन चल रहा था, तो इसके बीच का जो व्यास था वो कितना था 20 एंगस्ट्रॉम था भाई, इसके बीच का व्यास कितना था वो 20 एंगस्ट्रॉम था। तो यहाँ पे कितना है, लेकिन यहाँ पे 23 एंगस्ट्रॉम है, कितना है 23 एंगस्ट्रॉम है। और क्षार युग्मकों के बीच की दूरी, क्षार युग्मकों के बीच की दूरी को देखना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, देखो एडेनिन और थाइमिन था, तो यहाँ पे आपका साइटोसिन और ग्वानिन था, तो इस ए और सी के बीच की दूरी यानी ये आपका क्या हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे एडेनिन थाइमिन और तो यहाँ पे साइटोसिन और ग्वानिन, तो इसके जो बीच की दूरी थी वो जनरली क्या थी 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम थी। लेकिन यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे है 2.56 एंगस्ट्रॉम, 2.56 एंगस्ट्रॉम। तो ये अपना 5वां पॉइंट हो गया। इसके बाद जो फॉस्फेट है, शुगर है, वो कैसे है, तो इसमें नियमित रूप से जुड़े हुए, जिस तरह से मतलब क्या किनारों पे जुड़े हुए रहते हैं, तो ये नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। एक बार इस वापिस पूरा समझा तो इसी रूप में ये सारी चीजें हैं। देखो लक्षण यानी कुंडलन, तो कुंडलन को मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए अब कुंडलन देखो, मतलब ये जो कुंडलन है, ये जिस प्रकार कुंडलन बना है, तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमें ये देखना है कि इसमें जो एडीएनए के अंतर्गत होगा वो कैसा हो जाएगा कुंडलन, वो आपका क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त होगा। चौड़ी अंतराल, तो ये पूरा एक कुंडलन बना, तो उसमें जनरली होता कितना है 34 एंगस्ट्रॉम, लेकिन इसमें कितना है, तो इसमें आपका 28 एंगस्ट्रॉम, कितना हो गया 28 एंगस्ट्रॉम। क्षार युग्मक, इस पूरे एक जो कुंडलन होता है उसमें कितने 10 क्षार युग्म होते हैं, कितने 10 क्षार युग्म, लेकिन इसमें कितने बेस पेयर है क्षार युग्म है 11, कितने हैं 11 होते हैं। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद व्यास या डायमीटर, यानी ये एक कुंडलन है जिस 3 डेज सिरा और 5 डेज सिरा, इसके बीच की जो ये व्यास है ये कितना था 20 एंगस्ट्रॉम था, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 23 एंगस्ट्रॉम, तो काफी चीजें चेंज हो रही है ना। इसके बाद में क्षार की बीच की दूरी, जिसे क्षार की बीच की दूरी बताई थी, यहाँ पे एडेनिन थाइमिन था, तो यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन था, तो इसके बीच की जो दूरी थी वो अपनी कितनी थी 3.4 एंगस्ट्रॉम, लेकिन यहाँ पे कितनी है 2. आपकी ये हो जाएगा 5-6 एंगस्ट्रॉम। और फॉस्फेट और जो शुगर था वो नियमित रूप से अभी भी वैसे ही है जैसे नॉर्मल डीएनए में होते हैं वो। बी डीएनए की बात करते हैं अपन, तो बी डीएनए में इसको मैं एक बार रब कर लेता हूं, जो ये ऊपर लिखा है, हाँ अब देखिए, देखो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि ए डीएनए या फिर बी डीएनए में या फिर जेड डीएनए में, ठीक है, जेड डीएनए में क्षार युग्म कितने होते हैं, तो हम जानते हैं कि एक कुंडलन में 10 होते हैं, लेकिन हमें पूछ लिया जेड डी में तो कितने होते हैं 12 होते हैं। इसी तरह यदि पूछ लिया कि सी डीएनए के अंतर्गत जो व्यास होता है वो कितना होता है, तो जनरली 20 होता है, लेकिन इसमें कितना है 19, उसमें कितना हो जाएगा 19। तो इस तरह से हमें थोड़ा घुमा के पूछ सकता है। बी डीएनए का लक्षण कुंडलन कौन सा है दक्षिणावर्त, आपको अब समझ में आ गया कुंडलन क्या है। चौड़ी अंतराल बी 34 एंगस्ट्रॉम, तो बिल्कुल सही है, नॉर्मल डीएनए में भी 34 एंगस्ट्रॉम और बी डीएनए में भी 34 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद क्षार युग्मक 10 ही होते हैं। इसके बाद जो व्यास होता है वो 20 डायमीटर होता है, इसमें कितना है 19, कितना हो जाएगा 19। क्षार युग्मकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम थी, यहाँ लगभग समान ही है। देखो
चीजें लगभग ही समान ही है, तो 3.38 एंगस्ट्रॉन, 3.38 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद फॉस्फेट, और वो अभी भी रेगुलर है, नियमित या रेगुलर ही है। CDNA कुंडलन कैसा है, क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त कुंडलन है। इसके बाद चौड़ी अंतराल देखे या पिच देखे तो 34 एंगस्ट्रॉन की जगह अब क्या आ गया, 31 एंगस्ट्रॉन, 31 एंगस्ट्रॉन आ गया। क्षार युग्मक 10 होने चाहिए थे, तो अभी कितने हैं, यहाँ पे 9 हैं। कितने हैं, 9। इसके बाद में CDNA में व्यास देखे तो कितना है, 20 की जगह 19 हो जाएगा। 20 की जगह कितना हो जाएगा, 19। क्षार युग्मक के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, इसकी जगह 32 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। और फॉस्फेट और जो शुगर है वो अभी भी रेगुलर या नियमित ही है। DDNA देखो, DDNA में कुछ चीजें अभी भी ज्ञात नहीं हो पाई है। आप NCERT बुक उठा ले या फिर आप BSc लेवल की भी बुक उठा ले, जिसमें आपको DDNA या फिर किसी गाइड में भी अगर आप पढ़ते होंगे, ठीक है, आपके कुछ ना कुछ रेफरेंस बुक लेके भी होंगे, तो उसमें जो चौड़ी अंतराल है DDNA में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक इसका जो फिक्स वैल्यू है अभी ज्ञात ही नहीं हुई, इसलिए कई बुक में इसको छोड़ा हुआ ही है। NCERT की बुक में भी आप देख लेना। तो DDNA दक्षिणावर्त है, चौड़ी अंतराल नहीं है। क्षार युग्मक की बात करें तो 10 की जगह कितने हो गए, 8 हो गए। 10 की जगह कितने हो गए, 8 हो गए। इसके बाद ये दोनों चीजें अभी भी ज्ञात नहीं है, फॉस्फेट और ये दोनों अभी भी नियमित ही है। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये जो ZDNA है ये थोड़ा इनकी तुलना में इंपॉर्टेंट बता सकता हूं मैं, क्योंकि ZDNA में हर चीज कुछ न कुछ ज्यादा ही है, हर चीज कुछ न कुछ ज्यादा ही है। क्यों, क्योंकि इसमें जो आपका प्यूरिन और जो पिरिमिडिन वाली चीज होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, या फिर एकांतर क्रम में होते हैं चीजें। यहाँ देखें, ZDNA वामावर्त और एंटी क्लॉकवाइज। पहली बात तो यही होगी कि जो इसका कुंडलन है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। कुंडलन कैसा होता है, इसका एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसके बाद में इनके जो चौड़ी अंतराल या जो पिच था, यानी पूरा एक कुंडलन 34 एंगस्ट्रॉन की जगह कितना आ गया, 69 एंगस्ट्रॉन आ गया। ये काफी बढ़ गया। क्या हो गया, ये काफी बढ़ गया। तो इसके 28, 34, 31 का नहीं पता था, नॉर्मली 34 होता है, लेकिन इसका कितना हो गया, इसका हो गया आपका, ये पूरा मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख लेता, ऊपर हो गया, ये है 69 एंगस्ट्रॉन। तो ये चीज काफी बड़ी हो गई इसकी। और इसमें जो अब बड़ी क्यों है, कुंडलन बड़ा क्यों है, क्योंकि पिरिमिडिन और जो प्यूरिन होते हैं वो एकांतर क्रम में थोड़े ज्यादा होते हैं। इसके बाद देखें, बेस पेयर 11 के बेस पेयर देख लेते हैं। देखो, इसके 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, और इसके अभी बेस पेयर कितने हो गए, 2 बढ़ गए। वही रीजन, क्योंकि प्यूरिन और पिरिमिडिन एकांतर क्रम में होते हैं और ज्यादा होते हैं। इसके बाद देखना, इसका जो व्यास होता है, जनरली जो व्यास सब में कितना है, इसमें 23, 19, इसका ज्ञात नहीं है, इसका 18 है, इसका 18 व्यास है। क्षार युग्मकों के बीच की दूरी है वो इसमें काफी बढ़ गई, क्योंकि एकांतर क्रम में जब ज्यादा चीजें होगी तो बीच की डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसकी हो जाएगी 5.71 एंगस्ट्रॉन। कितनी हो जाएगी, 7 एंगस्ट्रॉन। इसके बाद में फॉस्फेट या फिर जो शुगर होता है, इसमें रेगुलर है, इसमें भी रेगुलर है, इसमें रेगुलर है, इसमें भी, लेकिन इसमें टेढ़ा मेढ़ा है, जिगजैग है ना, टेढ़ा मेढ़ा को जिगजैग कहते हैं। अब ये जिगजैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया है, ZDNA। देखो, ABCD लाइन से चल रहा था, अगर देखते तो E फिर F इस तरह से लाइन से आना चाहिए था, लेकिन इसका जो सीधा नाम उठा के Z पे पहुंच गया। इसे Z पे पहुंचने का कारण क्या था, देखो अगर क्रम से देखें, नॉर्मल DNA, इसके बाद ADNA, BDNA, CDNA, EDNA, फिर EF इस तरह से बढ़ता, लेकिन ये सीधा Z पे पहुंच गया। क्यों, क्योंकि जो इसका फॉस्फेट और जो थे ये नियमित रूप से किनारों पे इस तरह से नहीं थे, ये टेढ़े मेढ़े थे, जिगजैग थे। तो जिगजैग यानी Z आया, तो इसके कारण जब टेढ़ा मेढ़ा था तो इसको क्या नाम दे दिया, Z नाम दे दिया। इस पूरे को आप अच्छे से एक बार उतार लीजिए। देखो, इन चीजों को, ये पूरी इंडेक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल DNA के वाटसन क्रिक मॉडल से, स्ट्रक्चर से यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो इनसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। इस प्रकार हमने आज DNA का वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ा और टाइप्स ऑफ DNA पढ़ लिए।
डीएनए में क्या क्या होती है वो सामान्य जानकारी पढ़ी, और कौन कौन से बंध होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ी। मेरे अनुसार डीएनए की जो संरचना होती है उससे कुछ भी चीज़ें बाकी नहीं रखी है। मैंने सारी चीज़ें आपको देखो, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो यानी स्लाइड 1 बाय 1 हम लेते और टाइम बचत करते। हमने इसलिए क्या कर दिया, पहले बोर्ड पे लिखा और उन चीज़ों को मैंने पूरा डिटेल के साथ समझाया, क्योंकि टाइम बचे। क्योंकि मैंने पहले बता दिया था डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में एक एक पॉइंट बोर्ड पे समझाते हुए लिखवाऊं तो 3 से 4 घंटे हो जाए। इस 1 घंटे की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ डीएनए भी कवर कर लिए और डीएनए का पूरा इसके जो मॉडल था उसके साथ में उसकी स्ट्रक्चर को, बॉन्ड को, सभी को देख लिया। इसलिए बोर्ड पे लिखने का रीज़न मेन ये है। अब अगर आप केमिस्ट्री के लेक्चर देखोगे तो उसमें क्या कि थ्योरी कम है। अगर हाँ इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में थोड़ी थ्योरी बढ़ जाती है, लेकिन जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जैसे सीधी रिएक्शन है या बॉन्ड हो रहे हैं तो उसमें थ्योरी कम है, तो इसमें सीधा हम समझते हुए लिख रहे हैं। लेकिन बायोलॉजी में थ्योरी ज़्यादा होने की रीज़न से समय की बचत करते हुए मैं जो अब नेक्स्ट वीडियो रहेगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम आरएनए की पूरी स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे, वही कौन कौन से बंध है, क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए को भी पढ़ लेंगे, ताकि उसी 1-1.5 घंटे की वीडियो में आरएनए भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आनुवंशिकी का जो अपना पूरा टॉपिक है वो एक और वीडियो होने वाली है, उसमें पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद हम वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स के जो क्लासिफिकेशन है आपका उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।